अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज से 23 साल पहले 11 सितंबर 2001 को सुबह के करीबन 8:30 पर न्यूयॉर्क सिटी अमेरिकन एयरलाइन फ्लाइट 11 अचानक वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्थ टावर से जा टकराती है। इस क्रैश के ठीक 17 मिनट के बाद यूनाइटेड एयरलाइन फ्लाइट 175 भी इसी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के साउथ टावर को हिट करती है। इस वक्त तक अमेरिका को ये समझ भी नहीं आया था कि हो क्या रहा है, और फिर पता चलता है कि एक और अमेरिकन एयरलाइन फ्लाइट 77 वाशिंगटन डीसी की तरफ तेज रफ्तार से बढ़ रही है, और देखते ही देखते ये फ्लाइट पेंटागन से जा टकराती है। सुबह 9:30 तक अमेरिकन न्यूज चैनल को समझ आ गया कि ये लास्ट हाईजैक फ्लाइट नहीं थी, अभी एक और हाईजैक फ्लाइट अमेरिका के आसमान में उड़ रही है। यूनाइटेड एयरलाइन फ्लाइट 93 चौथी और आखिरी फ्लाइट जो व्हाइट हाउस यानी अमेरिकन प्रेसिडेंट हाउस की तरफ बढ़ रही थी। इस हमले में टोटल 4 अमेरिकन एयरप्लेन्स को हाईजैक किया गया था। हजारों लोग मारे गए, 25,000 से ज्यादा लोग इंजर्ड हुए। ये अटैक दुनिया के सबसे डेडलिस्ट अटैक्स में से एक बना। मगर इस सब के पीछे कौन था, कितने लोग इस अटैक में शामिल थे, और इन्हीं 4 जगहों को टारगेट क्यों बनाया गया? पूरा प्लान एग्जीक्यूट कैसे हुआ? आखिरी फ्लाइट का क्या बना? मैं आपको इस वीडियो में इस अटैक से रिलेटेड हर छोटी बड़ी डिटेल बताने की कोशिश करूंगा। आपसे गुजारिश है वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। उसामा बिन लादेन, जो अलकायदा का लीडर था, अमेरिका के लिए एक अजीब सोच रखता था। उसका मानना था कि अमेरिका अंदर से कमजोर है। ये बात उसके पुराने साथी अबू वालिद अल मसरी ने बताई थी, जो 1980 और 1990 के दौरान उसके साथ अफगानिस्तान में था। मसरी बताता है कि 1991 से पहले बिन लादेन का भरोसा बढ़ता जा रहा था कि अमेरिका एक पेपर टाइगर है, दिखता है ताकतवर मगर असल में कमजोर है। बिन लादेन अमेरिका के बारे में ऐसा क्यों सोचता था? इसके पीछे कुछ सबूत भी थे। उसने कहा 1983 में बैरूत में मैरीन बेस पे एक बॉम्बिंग हुई थी, जिसमें 241 अमेरिकन सोल्जर्स मारे गए थे। उसके बाद अमेरिका वहां से भाग गया। सिर्फ यही नहीं, बिन लादेन सोमालिया के 1993 वाले वाकये का भी जिक्र करता था, जहां मोगादिशु में 18 अमेरिकन सोल्जर्स मारे गए थे, और फिर अमेरिका ने अपनी फोर्सेस वहां से हटा ली। वियतनाम वार का अंजाम भी उसके यकीन को और मजबूत बनाता गया, जब 1970 में अमेरिका ने वियतनाम से भी अपना हाथ उठा लिया था। ये सब देखकर बिन लादेन को यकीन हो गया था कि अगर अमेरिका पे बड़ा हमला किया जाए तो वो पीछे हट जाएगा, और यही सोच आगे चलकर 9/11 अटैक का बेस बनी। खालिद शेख मोहम्मद, जिसे लोग बाद में KSM कहने लगे, ये वही शख्स था जो 9/11 अटैक का मास्टरमाइंड था। KSM ने अपना बचपन कुवैत में बिताया था। जब वो सिर्फ 16 साल का था तभी उसका झुकाव अलकायदा की तरफ हो गया, और उसने इस तंजीम का हिस्सा बनने का फैसला लिया। फिर अपनी पढ़ाई के लिए वो अमेरिका गया, जहां उसने नॉर्थ कैरोलिना एग्रीकल्चर एंड टेक्निकल स्टेट यूनिवर्सिटी से 1986 में अपनी डिग्री हासिल की। लेकिन अमेरिका से वापस आने के बाद उसका सफर एक अलग मोड़ ले लेता है। वो सीधा पाकिस्तान पहुंचता है, और वहां से अफगानिस्तान, जहां उसका एक ही मकसद होता है, सोवियत यूनियन के खिलाफ जिहाद लड़ना। 1979 में जब सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर हमला किया, तब कई लोग जिहाद के नाम पर लड़ने आ गए थे, और KSM यानी खालिद शेख मोहम्मद उनमें से ही एक था। 2002 में एक अरेबिक न्यूज चैनल अल जजीरा के न्यूज एंकर योसरी फोदे ने एक इंटरव्यू लिया था। इस इंटरव्यू में खालिद शेख मोहम्मद ने एक बड़ा राज खोला। 1990 के बीच KSM ने एक खौफनाक प्लान बनाया था। उसका इरादा था एशिया में 1 डज़न अमेरिकन प्लेन्स उड़ाने का। उस प्लेन का नाम था बोजिनका, लेकिन ये प्लान कामयाब नहीं हो पाया और उसका सपना अधूरा रह गया। पर KSM का सपना सिर्फ एक अधूरा ख्वाब बनकर नहीं रहा। योसरी फोदे के मुताबिक खालिद शेख मोहम्मद का ये सपना कभी धुंधला नहीं पड़ा। जब उसने अपना हाथ बिन लादेन के हाथ से मिलाया, तब उसे लगा कि उसका ये अधूरा सपना हकीकत बन सकता है। 1996 में जब खालिद शेख मोहम्मद और उसामा बिन लादेन की मुलाकात अफगानिस्तान के तोड़ा बोड़ा में हुई, ये वो पल था जो आगे चलकर दुनिया की तारीख में एक भयानक मोड़ लाने वाला था। 2002 में
जब यूएस प्रेसिडेंट जॉर्ज वाल्कर बुश और कांग्रेस ने 9/11 अटैक की जांच के लिए 9/11 कमीशन बनाई, तब इस मुलाकात का एक बड़ा सच सामने आया। रिपोर्ट के मुताबिक इस मुलाकात में KSM ने एक ऐसा प्लान पेश किया जो दुनिया के लिए एक कभी ना भूलने वाला दिन बन गया। उसने एक ऐसा प्लान दिया जिसमें टोके पायलट्स को ट्रेन किया जाएगा ताकि वो प्लेन्स को सीधा अमेरिका की बिल्डिंग्स में टकरा दें। ये एक नया और डरावना आइडिया था, हाईजैक्ड प्लेन्स का इस्तेमाल एक हथियार की तरह करना। ये KSM का दिमाग था, लेकिन इसे अंजाम देने के लिए अलकायदा ने पैसे और पूरा लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया। बिन लादेन ने इस मिशन को और भी बड़ा बना दिया। न्यूयॉर्क और वाशिंगटन पर हमला सिर्फ एक छोटी लड़ाई थी। असल मकसद था अमेरिका, जो दूर का दुश्मन माना जाता था, उस पर अटैक करके पूरे मिडिल ईस्ट की सरकारों की ताकत को पलटना। ये मिशन का असली मकसद था। 9/11 की ये साजिश सिर्फ एक हमला नहीं था, ये प्रूफ था कि अलकायदा एक ऐसी तंजीम है जो पूरी दुनिया में फैल चुकी है। इस प्लान को अंजाम देने के लिए दुनिया के अलग अलग कोने में तैयारियां चल रही थी। मलेशिया में प्लानिंग मीटिंग्स हो रही थी, अमेरिका में फ्लाइट ट्रेनिंग, जर्मनी के हैम्सबर्ग से पायलट के लीडर्स इसे कोऑर्डिनेट कर रहे थे, दुबई से पैसों का लेना देना चल रहा था और मिडिल ईस्ट के अलग अलग मुल्कों से सुसाइड ऑपरेटिव्स भर्ती किए जा रहे थे। और इन सब के पीछे जो मास्टरमाइंड था वो अफगानिस्तान में बैठा अलकायदा का लीडर था, जो इस पूरी साजिश को कंट्रोल कर रहा था। ये एक दुनिया भर में फैला हुआ मिशन था जिसका एक ही मकसद था, अमेरिका पर एक ऐसा हमला करना जो उसकी ताकत को हिला कर रख दे। 9/11 मिशन का एक बड़ा हिस्सा जर्मनी के हैम्सबर्ग में तैयार हुआ। यहाँ एक छुपा हुआ ग्रुप था, हैम्सबर्ग सेल, जिसमें 4 बड़े प्लेनर्स और पायलट्स शामिल थे। इन्हीं में से एक था मोहम्मद अता, जो आगे चलकर 9/11 का लीड हाईजैकर बना। 1999 में एक दिन जर्मनी के एक ट्रेन में एक अजीब मुलाकात होती है। सेल के ये लोग एक इस्लामिस्ट मिलिटेंट से टकरा जाते हैं जो उनसे चेचेनिया में जिहाद लड़ने के बारे में बात करने लगता है। ये एक आम गुफ्तगू नहीं थी, ये एक नया रास्ता दिखाने वाली मुलाकात थी। उस मिलिटेंट ने उनकी मुलाकात जर्मनी में रहने वाले एक अलकायदा ऑपरेटिव से करवा दी। उस आदमी ने समझाया कि चेचेनिया पहुंचना मुश्किल है क्योंकि उस वक्त जॉर्जिया में ट्रैवलर्स को अरेस्ट किया जा रहा था। उसने एक और रास्ता सुजेस्ट किया, अफगानिस्तान जाओ। ये एक छोटी सी गुफ्तगू थी, लेकिन इसी ने हैम्सबर्ग सेल को अफगानिस्तान ले जाने का फैसला करवा दिया, जहां वो अलकायदा से डायरेक्टली जुड़ गए और 9/11 अटैक्स की तैयारी शुरू कर दी। अलकायदा की डेवलपमेंट में अफगानिस्तान का बहुत बड़ा हाथ था, लेकिन जो चीज 9/11 के प्लेनर्स को और भी खतरनाक बना रही थी वो था उनका वेस्टर्न कंट्रीज में गुजरा हुआ वक्त। हैम्सबर्ग की जिंदगी ने उनके दिमाग में एक जहर घोला। वहां उनको डिस्क्रिमिनेशन और अलग थलग होने का एहसास हुआ, चाहे वो असल था या सिर्फ उनके जहन का वहम। यानी दर्द धीरे धीरे नफरत में बदल गया। उन्होंने अपने आसपास की दुनिया से अलग होना शुरू कर दिया और एक दूसरे को रेडिकल आइडियाज से भरने लगे। आखिरकार ये दोस्तों का एक छोटा सा ग्रुप एक बहुत बड़ा फैसला ले लेता है, बिन लादेन के ग्लोबल जिहाद में शामिल होने का। 1999 में ये सब अफगानिस्तान की तरफ निकल पड़ते हैं, अलकायदा को ढूंढने और इस लड़ाई का हिस्सा बनने के लिए। मोहम्मद अता और उसके साथी, जो वेस्टर्न मुल्कों में पढ़े लिखे जिहादिस्ट थे, बाकी भर्ती किए गए लोगों के मुकाबले में ज्यादा समझदार और कैपेबल थे। उन्हें न्यूयॉर्क और वाशिंगटन पर हमला करने के लिए बेस्ट चॉइस माना गया। इसी वजह से बिन लादेन ने खुद अता को इस पूरे ऑपरेशन का लीडर बना दिया। ज्यादातर हाईजैकर सऊदी अरेबिया से आए हुए थे और उन्होंने अमेरिका को पहले से ही अपना बेस बना लिया था। ये लोग छोटे छोटे ग्रुप्स में ट्रैवल करते थे ताकि किसी को शक ना हो। इनमें से कई लोगों ने कमर्शियल फ्लाइट्स की ट्रेनिंग भी ली ताकि वो प्लेन्स को हाईजैक करके अपने टारगेट से क्रैश करवा सकें। अता ने जब तक अमेरिका में अपनी ट्रेनिंग जारी रखी तब तक वो बिन अल शिप को ईमेल्स के जरिए अपडेट्स भेजता रहा, लेकिन उसने अपनी असली आइडेंटिटी छुपाने के लिए एक चालाक तरीका अपनाया। वो ऐसा मैसेज लिखता जैसे अपनी गर्लफ्रेंड जैनी से बात कर रहा हो। उसके मैसेजेस एक सीक्रेट कोड में लिखे होते थे। एक बार अता ने एक ईमेल में लिखा, फर्स्ट सेमेस्टर शुरू होने वाला है, 3 वीक्स में 19 सर्टिफिकेट्स को प्राइवेट एजुकेशंस और 4 एग्जाम्स। यहाँ 19 सर्टिफिकेट्स का मतलब था 19 हाईजैकर्स और 4 एग्जाम्स का मतलब था कि उनके अटैक्स के 4 टारगेट्स। 29 अगस्त 2001 की सुबह
अता ने बिन अल शिब को एक अजीब पहेली भेजी। 2 लकड़ियां, एक छोटी लकीर और एक केक जिसमें एक लकड़ी नीचे की तरफ हो। बताओ ये क्या है? बिन अल शिब ने जब ध्यान से सोचा तो उसको समझ आया कि ये एक हिडन मैसेज था। 2 लकड़ियां यानी 11, केक विद 1 स्टिक डाउन यानी 9, यानी 9/11 मतलब 11 सितंबर। 5 सितंबर को बिन अल शिब जर्मनी से पाकिस्तान के लिए निकल पड़ता है। वहां से उसने अफगानिस्तान में एक मैसेंजर भेजा जो बिन लादेन को अटैक के फाइनल डेट्स और स्केल की खबर देने वाला था। अब पूरा प्लान तैयार था, सिर्फ एक आखिरी काउंटडाउन बाकी था। 11 सितंबर 2001 एक ऐसा दिन जो दुनिया की तारीख में हमेशा के लिए लिखा जाने वाला था। सुबह सुबह 4 अलग ग्रुप्स ने ईस्ट कोस्ट के 3 एयरपोर्ट से 4 डोमेस्टिक फ्लाइट्स में एंट्री की। जल्द ही प्लेन्स ने हवा में उड़ान भर ली, लेकिन किसी को भी अंदाजा नहीं था कि ये सफर मौत का एक खतरनाक खेल बनने वाला है। हवा में जाते ही हाईजैकर्स ने क्रू को काबू में कर लिया। कहा जाता है कि कुछ क्रू मेंबर्स को बॉक्स कटर से भी मारा गया। उसके बाद हाईजैकर्स ने प्लेन्स का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। ये बड़े जेट प्लेन्स थे जो वेस्ट कोस्ट के लिए जा रहे थे और उनके फ्यूल टैंक्स पूरे भरे हुए थे, एक ऐसे हमले के लिए जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा। सुबह 8:46 पर पहला प्लेन अमेरिकन एयरलाइन फ्लाइट 11 जो बूस्टन से उड़ा था सीधा न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्थ टावर से जाकर टकरा गया। लोगों ने पहले इसे एक प्लेन का एक्सीडेंट समझा। उन्हें लगा ये क्रैश हो गया शायद पायलट की गलती से, लेकिन सिर्फ 17 मिनट के बाद 9:03 पर दूसरा प्लेन यूनाइटेड एयरलाइन फ्लाइट 175 जो पहले प्लेन की तरह बूस्टन से ही उड़ा था, साउथ टावर से जाकर टकरा गया। अब ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, ये एक हमला था। अमेरिका अब जंग के बीच में था। दोनों टावर जलने लगे थे। अंदर काफी लोग फंस गए थे। जो लोग इंपैक्ट जोन के ऊपर फंस गए उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा। कुछ लोगों ने अंदर आग में जलने की जगह खिड़कियों से कूदकर अपनी जान दे दी। ये बेशक एक दिल दहला देने वाला मंजर था। फिर 9:37 पर तीसरा प्लेन अमेरिकन एयरलाइन फ्लाइट 77 जो डल्स एयरपोर्ट वाशिंगटन डीसी से उड़ा था, पेंटागन के साउथ वेस्ट साइड से टकरा गया। पेंटागन के उस सेक्शन में आग लग गई और हर जगह अफरा तफरी मच गई। अब अमेरिका में टोटल इमरजेंसी चालू हो चुकी थी। फेडरल एविएशन अथॉरिटी ने पूरे मुल्क के प्लेन्स को ग्राउंड करने का हुक्म दे दिया, लेकिन सिर्फ 1 घंटे के अंदर 10:03 पर चौथा और आखिरी प्लेन यूनाइटेड एयरलाइन फ्लाइट 93 जो न्यू जर्सी से उड़ा था, शैंक्सविल के पास एक खुले खेत में क्रैश हो गया। लेकिन इस प्लेन की कहानी जरा अलग थी। इस फ्लाइट के पैसेंजर्स ने हाईजैकर्स के इरादों को समझ लिया था। उन्होंने अपने मोबाइल फोन से बाहर की दुनिया से राब्ता बनाया और जान लिया कि न्यूयॉर्क और पेंटागन पे पहले ही अटैक हो चुका है। ये जानकर उन्होंने फैसला किया कि वो लड़ेंगे। प्लेन के अंदर एक आखिरी जंग हुई जिसमें पैसेंजर्स ने हाईजैकर्स को हराने की कोशिश की। प्लेन अपने असल टारगेट तक नहीं पहुंच सका और वो पेंसिल्वेनिया के खुले खेत में गिर गया। शायद उनकी कुर्बानी और हिम्मत की वजह से एक और बड़ा नुकसान टल गया। सिर्फ कुछ ही घंटों में अमेरिका और पूरी दुनिया का चेहरा बदल चुका था। 9/11 सिर्फ एक दिन नहीं था, ये एक ऐसी दास्तान थी जो हर एक इंसान की यादों में हमेशा के लिए छप चुकी थी। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का साउथ टावर जो पहले ही बड़ी बुरी तरह से जल चुका था, एक तरफ से गिर गया और सिर्फ 29 मिनट बाद नॉर्थ टावर भी धड़म से जमीन बोझ हो गया। पूरा न्यूयॉर्क एक भयानक धुएं और मलबे के बादल में डूब गया था। लोग जान बचाने के लिए सड़कों पर दौड़ रहे थे, लेकिन मलबे में धूल के बादल उनका पीछा कर रहे थे। वो चीख रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे कि ये सब हो क्या रहा है। सिर्फ ट्विन टावर्स ही नहीं, आसपास के कई बिल्डिंग्स भी बुरी तरह डैमेज हो गए थे। कुछ तो धीरे धीरे गिरने भी लगे थे। और जो आग लगी थी वो सिर्फ एक पल का गुस्सा नहीं था, वो इतनी तेज थी कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की जगह से 3 महीने तक धुआं उठता रहा। एक शहर जो कभी सोता नहीं था आज एक कब्रिस्तान की तरह लग रहा था। जैसे ही अटैक हुआ वैसे ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गए। पूरा मुल्क और दुनिया इस इंसिडेंट को समझने की कोशिश कर रही थी। तकरीबन 3000 लोगों की जान चली गई। न्यूयॉर्क में 2750, पेंटागन में 184 और पेंसिल्वेनिया में सिर्फ 40 लोग और उन 19 हाईजैकर्स की भी डेथ हो चुकी थी इन तमाम हमलों में।
लेकिन सबसे दिल दहला देने वाली बात ये थी कि न्यूयॉर्क सिटी में मरने वालों में से 400 से ज्यादा पुलिस ऑफिसर्स और फायर फाइटर्स भी शामिल थे। ये वो लोग थे जो बिना अपनी जान की परवाह किए लोगों की मदद करने आगे बढ़ गए और फिर कभी वापस नहीं आए। उस सुबह जब ये सब हो रहा था तो अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉर्ज वाल्कर बुश फ्लोरिडा के एक स्कूल में सेकंड ग्रेड की क्लास विजिट कर रहे थे। तभी उनके चीफ ऑफ स्टाफ एंड्रयू कार्ड ने उनके कान में धीरे से कहा, दूसरा प्लान भी टकरा गया है, अमेरिका पर हमला हो चुका है। एक पल के लिए बुश बिल्कुल हैरान रह गए, लेकिन उनको तुरंत एक्शन लेना था। उनकी सिक्योरिटी के लिए उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाया गया। एयरफोर्स पूरे मुल्क का सफर करती रही और आखिर में रात को वो वाशिंगटन डीसी लौट आए। रात को 8:30 पर उन्होंने ओवल ऑफिस से पूरे मुल्क से खिताब किया। उनकी आवाज में एक गुस्सा भी था और एक इरादा भी। उन्होंने साफ कह दिया, जो भी इन हाईजैकर्स को पनाह देगा वो भी हमारा दुश्मन माना जाएगा। ये सिर्फ एक भाषण नहीं था, ये अमेरिका की नई वार स्ट्रेटेजी की बुनियाद रखी जा रही थी। एक ऐसा इरादा जो पूरी दुनिया को बदलकर रख देने वाला था। 14 सितंबर 2001 सिर्फ 3 दिन के बाद प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश हमले की जगह पहुंचते हैं, जहां फायर फाइटर्स और रेस्क्यू वर्कर्स बिना रुके सर्वाइवर्स को ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं। उनकी आंखों में थकन थी, लेकिन हिम्मत अभी जिंदा थी। एक टूटे फूटे फायर ट्रक के ऊपर चढ़कर बुश ने एक बलहॉर्न उठाया। वो अपनी आवाज उन लोगों तक पहुंचाना चाहते थे जो दर्द और गुस्से में थे। तभी एक वर्कर उनसे बोलता है, हमें सुनाई नहीं दे रहा। और तब बुश ने अपनी प्रेसिडेंसी का सबसे यादगार जुमला कहा, मुझे तुम्हारी आवाज सुनाई दे रही है, पूरी दुनिया तुम्हारी आवाज सुन रही है, और जो लोग इन बिल्डिंग्स को गिराने के जिम्मेदार हैं वो भी हमारी आवाज बहुत जल्द सुनेंगे। ये सिर्फ अल्फाज नहीं थे, ये एक पूरे मुल्क का जज्बा था। एक वादा था कि अमेरिका चुप नहीं बैठेगा। बुश के इस जोश का असर भी दिखाई दिया। उनकी पॉपुलैरिटी 55% से सीधा 90% तक पहुंच गई, जो किसी भी अमेरिकन प्रेसिडेंट के लिए एक रिकॉर्ड था। ये एक नया मोड़ था, एक नया अमेरिका था जो अब जवाब देने के लिए तैयार था।